और आज उत्तराखंड के रंगमंच को जानने समझने के क्रम में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रसिद्ध लेखक, वरिष्ठ पत्रकार और रंगकर्मी सुरेश नौटियाल जी। सुरेश नौटियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने समय निकाला और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। जी, सुरेश जी, अगर बात करें उत्तराखंड के रंगमंच की तो 1917 से इसकी शुरुआत हुई और भवानी दत्त थपलियाल जी की बात करें तो उनका काफी ज्यादा योगदान रहा है। उनके योगदान को आप किस तरह से देखते हैं? निस्संदेह भवानी दत्त जी का योगदान उल्लेखनीय है, क्योंकि खासतौर पर जो गढ़वाली हम्म। नाट्य परंपरा शुरू हुई उसमें उनकी उल्लेखनीय भूमिका थी। लेकिन असल में अगर हम उत्तराखंड और ख़ास तौर पर गढ़वाली हम्म। रंगमंच की बात करेंगे तो हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा। गढ़वाली थिएटर की शुरुआत सबसे पहले मेरे ख्याल से प्रथम विश्व युद्ध के बाद पारसी थिएटर का हम्म। प्रभाव उस पर रहा, और इससे पहले रामलीलाएं भी होती रही हैं। और उत्तराखंड में रामलीला मनोरंजन का एक बहुत बड़ा साधन था, जो अक्सर ठंड के मौसम में इनका आयोजन किया जाता था। हम्म। और गर्मियों की छुट्टियों में ज़्यादातर लोग नाटक खेले जाते थे गाँव में, और लेकिन वही परंपरा पारसी थिएटर की परंपरा थी। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा, थिएटर में मॉडर्निटी का प्रवेश हुआ। और दूसरा जो दौर था गढ़वाली रंगमंच का, वो मेरे ख्याल से ललित मोहन थपलियाल और उनके जैसे अनेक जो रंगकर्मी थे उनके थिएटर से शुरू होता है। तो इन लोगों ने बहुत सारे नाटक लिखे, सबका नाम मुझे तुरंत याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक जो नया परिवेश और जो कंटेम्प्रेरी थीम्स जो शुरू हुई, तो वो दौर ललित मोहन थपलियाल जी के साथ ही शुरू होता है। और उसको फिर एक बड़े कैनवास पर ले जाने का जो काम किया, वो राजेंद्र धस्माना जी के नाटकों के साथ शुरू हुआ। इसको हम गढ़वाली रंगमंच का तीसरा दौर कह सकते हैं, जिसमें फिर से जो सामाजिक समस्याएं थी, पलायन था, और पहाड़ से छोड़कर आए हुए जो शहरों में लोग रहते थे। तो इसी पृष्ठभूमि में राजेंद्र धस्माना जी ने अर्धग्रामेश्वर नाटक लिखा, जिसका अर्थ है कि न वो गांव से संबंधित है व्यक्ति और न शहर से, वो अर्धग्रामेश्वर है। तो इस तरह से बहुत सारे नाटक हुए, और दिल्ली में भी जागर और द हम्म। हाईलस ग्रुप जैसी नाट्य रंग मंडलियों ने दर्जनों नाटक किए। और उनमें बहुत सारे लोग थे उसमें। जी। आ, उसमें ढोंडियाल जी थे, उसमें पारेश्वर गौड़ थे, विनोद रावत थे। और सुरेश जी, बिल्कुल। जी, जी। सुरेश जी, जिस तरह से आपने भी बताया कि उत्तराखंड रंगमंच का जो इतिहास है वो काफी पुराना है। जी। लगभग अगर बोले तो 100 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है। ऐसे में ये जो यात्रा है, ये जो 100 वर्ष से ज्यादा की जो यात्रा हो चुकी है, इस यात्रा को आप किस तरह से देखते हैं और क्या बदलाव या परिवर्तन आपने इसमें देखा है उस दौर में और आज के इस दौर में? जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि रामलीला और पारसी हम्म। थिएटर के प्रभाव से आगे बढ़ा, और उसमें फिर जो कंटेम्प्रेरी यानी हम्म। समसामयिक थीम्स थी उन पर नाटक लिखे जाते रहे। और अब ये थिएटर बहुत मॉडर्न थिएटर है। जिस जी। तरह से बंगला, मराठी, कन्नड़, मलयालम और दूसरी भाषाओं का थिएटर है, उसी तरह से गढ़वाली थिएटर मुझे लगता है वहाँ पहुँचने की कोशिश में है, या हम्म। लगभग वहाँ पहुँच गया है। लेकिन अभी इसको अपने चरम पर पहुँचना शेष है। हम्म। और मेरा मानना है कि सरकारी संरक्षण के बिना ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि थिएटर करना बहुत मुश्किल काम है। थिएटर असल में जी। कंपोजिट आर्ट है, जिसमें जिसमें अभिनय तो है ही, उसमें लेखन भी है, हम्म। उसमें नृत्य भी है, उसमें वास्तुकला भी है, उसमें बहुत सारे तत्व हैं, उसमें पेंटिंग भी है। ये सब हम्म। चीज़ों को मिल करके थिएटर बनता है। और थिएटर एक ऐसी अनुभूति है जो आपको तुरंत मिलती है। जी। फिल्म और थिएटर में यही अंतर है। हम्म। आपने देखा होगा कि बॉम्बे
के बड़े बड़े बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर नसीरुद्दीन शाह और जी, आ, आ, थिएटर से ही ये शुरुआत ये हुई है। लोग थिएटर भी करते रहे हैं, हुँ, शबाना आजमी। और जी, इसलिए करते रहे हैं कि थिएटर से जो आत्मसंतुष्टि होती है वो फिल्म से नहीं होती। फिल्म तो शूट हो गई, हो सकता है वो 5 साल के बाद रिलीज हो, तब तक आप भूल भी जाएं कि क्या स्क्रिप्ट था, क्या रोल था। जी। लेकिन थिएटर ऐसी विधा है जिसमें आपको तुरंत रिजल्ट मिलता है। आपने डेढ़ हुँ, घंटे का 2 घंटे का नाटक किया और कलाकार उस चरम, मतलब उसको जी, जो एक कहूँ मैं, वो जो आर्टिस्टिक ऑर्गेज्म होता है उसको तुरंत वहीं थिएटर में ही मिल जाता है। तो हुँ, ये बड़ा अद्भुत है। इसीलिए हम लोग थिएटर भी करते हैं। और एक नाट्य लेखक के नाते जी, जब मैं कुछ लिखता हूँ और उसको मैं जीवंत होते हुए थिएटर में रंगमंच पर देखता हूँ, हुँ। तो वो एक अद्भुत मतलब ज्ञान और उसकी पराकाष्ठा होती है, उसकी स्थिति जी, बिल्कुल। में लेखक पहुंचता है। जी, सुरेश जी, अ, साथ ही अगर उत्तराखंडी और खासकर गढ़वाली नाटक 100 साल से भी अधिक समय हो चुका है। ऐसे में अभी तक ये परिपक्व आखिर क्यों नहीं हो पाए हैं? इस पे आपकी क्या राय है? मैंने आप इस ओर पहले भी इंगित किया है कि थिएटर करना बहुत दुष्कार्य है, बहुत कठिन हुँ, कार्य है और संसाधनों का अभाव रहता है। अगर किसी नाटक की स्मारका छापनी हो, उसके लिए पैसे नहीं आ पाते हैं। हुँ, एक साधारण 1.5 घंटे का नाटक करने के लिए 2 से 3 लाख रुपए का खर्च आता है। जी, और जबकि अवैतनिक होते हैं कलाकार, उनको एमेचर थिएटर में तो उनको कुछ मिलता भी नहीं है। हुँ, तो ये एक तो ये कठिनाई होगी, सरकार का उस तरह का संरक्षण नहीं है। सरकार को चाहिए अगर हम गढ़वाली थिएटर या उत्तराखंडी थिएटर की बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड सरकार को चाहिए कि वो अकेडमी को ठीक से करे और जी, उसमें रंग मंडलियाँ बनाए, जो अलग अलग हर हर जिले में कम से कम 5-7 रंग मंडलियाँ हों, जिनको सरकारी पोषण हो, उसमें हुँ, वित्त पोषण हो, उनको पैसा दिया जाए, कलाकारों को वेतन दिया जाए, कलाकारों को बाद में जब वो वरिष्ठ नागरिक हो जाएं तो उनको पेंशन की सुविधा भी दी जाए। ये सब होगा तो जी, निश्चित तौर पर कलाकारों की कोई कमी नहीं है उत्तराखंड में। और बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जिनको कोई अवसर नहीं मिल पाया है। इसके अलावा थिएटर की जो बारीकियां हैं हुँ, और उनमें एंगेज करने का, उनमें इन्वॉल्व होने के लिए आ, ये सब तत्व हैं जो प्रेरित जी, करते हैं। जी, पैसे के बिल्कुल। अभाव में बहुत मुश्किल होता है। हुँ, और हम जानते हैं कि मैं द हाइलर्स ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ हुँ, और मैंने 1981 में इस ग्रुप की स्थापना की थी। 43 साल की यात्रा कितनी मुश्किल रही है हम जानते हैं, कितने कम बजट में, कम पैसे में किस हुँ, तरह से हम नाटक करते हैं। और एक और चीज़ है कि इसमें एमेच्योर कलाकार होते हैं, वो नौकरियां करते हैं, शाम को ही उनके पास समय मिलता है जी, और रिहर्सल होती है, कोई रेगुलर थिएटर नहीं है मतलब। तो जी, रेगुलर बिल्कुल। थिएटर बनाना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि थिएटर को मजबूत किया जाए। जी, बिल्कुल सुरेश जी, जैसा आपने भी कहा काफ़ी ज़्यादा जो है चैलेंजिंग होता है थिएटर। वहीं अगर उत्तराखंडी थिएटर पर आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे कि किसका और किन नाट्य परंपराओं का प्रभाव है? आपके अनुसार इसका जवाब क्या है सर? मैंने बताया पहले भी कि पारसी थिएटर का रहा है, हुँ, रामलीलाओं का रहा है। और अब धीरे धीरे जिस तरह से बॉम्बे का समानांतर सिनेमा जी, है और जिस तरह का रंगकर्म हो रहा है, ख़ास तौर पर कन्नड़ में हो रहा है, मराठी भाषा में हो रहा है, मलयालम में हो रहा है, बंगला में हो रहा है, इनका थिएटर भी मैंने बहुत देखा है। हुँ, और मैं तो अंग्रेजी साहित्य का छात्र होने के नाते थिएटर मेरा प्रिय विषय भी रहा है। हुँ, और मैंने साहित्य के छात्र के नाते लगभग सोफोक्लिस से लेकर के मॉडर्न, बीच में शेक्सपियर और सारे तमाम जो जी, नाट्यकार हैं, रंगकर्मी रहे हैं, उनके नाटक मैंने पढ़े हैं। और मैंने जो नाटक लिखे हैं अभी तक, मैंने 4 गढ़वाली नाटक लिखे हैं। उसमें फुंदिया प्रधान 2015 में लिखा था, जिसमें जो जी, प्रधान पति की जो व्यवस्था है वो सारे देश में है। पत्नियां प्रधान बनती हैं ग्राम की, ग्राम सभा की, लेकिन उनके पति अपनी पत्नियों को संचालित करते हैं, अपने जी, मन मर्जी से उनको चलाने की कोशिश करते हैं। तो इस नाटक में हमने ये दिखाया है कि उसमें स्त्री अंत में विद्रोह करती है। हुँ, वो कहती है कि मेरे पास भी दिमाग है, मैं भी अपने हिसाब से चीज़ों को संचालित कर सकती हूँ, मुझे आपका इसमें सहयोग नहीं चाहिए। हुँ, तो ये नई अवेकनिंग है।
और अभी जो हमारा इसी महीने 3 तारीख को दिल्ली में एलटीजी थिएटर में जो नाटक हुआ था, मंगलवार का दिन था, लेकिन खचाखच हॉल भरा हुआ था, इसलिए कि एक कंटेम्प्रेरी थीम थी। जो अभी हम रिवर्स पलायन की बात कर रहे हैं, वापस जाने की बात कर रहे हैं, तो उसी थीम पर ये नाटक मैंने और मेरे मित्र दिनेश बिजवाण ने लिखा है। और ये 1.5 घंटे का नाटक है और इसमें यही दिखाया गया है कि जब हम लोग शहर आते हैं तो हमारी एक दिक्कत होती है, हमारे पास पीछे हमारी इकोनॉमी कमज़ोर है और हमें अपने रोज़गार के अवसरों की तलाश में पहाड़ छोड़कर मैदान आना पड़ता है। लेकिन जब हम साधन संपन्न हो जाते हैं तो हमें पे बैक करना चाहिए, अपने जो हमारी मातृभूमि है, जिस गांव से हम आते हैं, हमें उसको लौटाने की मनःस्थिति हमारी होनी चाहिए। तो उस नाटक में हमने यही देखा है और बहुत सारे ऐसे अब जो समसामयिक दृश्यों और विषयों पर नाटक लिखे जा रहे हैं। मैंने अभी एक और भी 2 गढ़वाली नाटक और लिखे हैं, एक पर्यावरण पर है और एक सिर्फ प्लास्टिक पर है। तो वो भी डायरेक्टर्स को दिए गए हैं और कुछ नाटक मेरे लखनऊ भी गए हैं, जिनका मंचन शायद वहाँ वो लोग करेंगे। और बॉम्बे में भी गढ़वाली नाटक होते रहे हैं, उसमें अर्धग्रामेश्वर और बहुत कुछ रंगकर्म होता है। और कुमाऊनी में ख़ास तौर पर नैनीताल में ज़हूर आलम जी का ग्रुप है, उन्होंने नाटक किए हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर हम उत्तराखंडी थिएटर की बात करेंगे तो गढ़वाली भाषा में तो बहुत नाटक हुए हैं। अभी मुझे लगता है कि शुरुआत भी गढ़वाली भाषा से, गढ़वाल क्षेत्र से हुई। हाँ, अब तक मुझे लगता है 100 से ज़्यादा गढ़वाली नाटक हो चुके होंगे अलग अलग जगह। लेकिन कुमाऊनी नाट्य परंपरा नहीं है। यहाँ तक कि जब पहली बार अमूसी की रात और इस तरह के बहुत सारे नाटक, कुमाऊनी नाटक दिल्ली में पहली बार हुए, तो उनके पास अभिनेत्री नहीं थी, तो संयुक्ता पंत जो गढ़वाली हैं, उनको कुमाऊनी सिखाई गई थी और फिर वो उन्होंने कुमाऊनी नाटक में भूमिका की थी। लेकिन उसके बाद जैसे पर्वतीय कला केंद्र है, उसमें मोहन उप्रेती, नईमा उप्रेती और बहुत सारे लोगों ने मतलब कुमाऊं की लोक परंपराओं पर राजुला, मालूशाही, अजवा बफौल और यहाँ तक कि चंद्र सिंह गढ़वाली पर भी उन्होंने अपने संगीत नाटक किए बिल्कुल उन्होंने। सुरेश जी, जिस तरह से आपने भी अभी बताया कि अगर उत्तराखंडी रंगमंच की बात करें, सबसे बड़ी खूबसूरती ही ये होती है कि जिस तरह से आपने कहा सोशल अवेयरनेस का भी आप एक संदेश देते हैं, साथ ही उत्तराखंड की जैसे गढ़वाली या कुमाऊनी है उसका भी एक तरह से हम कह सकते हैं प्रचार और प्रसार भी हो रहा है। साथ ही सुरेश जी, अगर बात करें थिएटर कलाकारों के रुझान की, तो उनका रुझान उत्तराखंडी और हिंदी फिल्मों की ओर है इस दौरान, या ज्यादा जो है फिल्मों की तरफ देखने को मिलता है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि उत्तराखंडी थिएटर तब तक पूरा नहीं माना जा सकता जब तक उत्तराखंड की जो 3 प्रमुख भाषाएं हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी, इन सब में नाटक लिखे जाने चाहिए, उनका मंचन होना चाहिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, कलाकारों की भी दिक्कत है। अब जैसे द हाइलस ग्रुप है, उसमें अधिकतर कलाकार 50 साल से अधिक उम्र के हैं। नए लोग थिएटर के प्रति कम आ रहे हैं और उनका रुझान सीरियल्स और बहुत सारे इस तरह फिल्मों की ओर ज़्यादा है। और सच्चाई ये कि आज गढ़वाली फिल्मों में जितने कलाकार हैं उसमें 50% से ज़्यादा अकेले हाइलस ग्रुप से निकले हैं। तो थिएटर वो कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन जब तक रेम्यूनरेटिव नहीं बनाया जाएगा, जब तक पारिश्रमिक मिलना ठीक अच्छा पारिश्रमिक मिलना नहीं शुरू होगा कलाकारों को, तब तक थिएटर को मजबूत नहीं किया जा सकता। हम कितना भी अच्छा लिख लें, लेकिन उसको मंच पर कलाकार ही उसको ट्रांसलेट करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। और जब सक्षम कलाकार नहीं होंगे तो अब बढ़िया से बढ़िया स्क्रिप्ट के भी कोई मायने नहीं होते हैं। तो ये एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है हम सब लोगों की कि इसको किया जाए। और दूसरे, समाज को भी इस बारे में सोचना होगा। अभी क्या है, सब लोग मुफ्त में नाटक देखना चाहते हैं। हमने एक बार प्रयोग किया था कि हम लोग टिकट बेच करके करेंगे, तो हम उसमें बहुत असफल रहे थे और ये बहुत चुनौती वाला। और ये सिर्फ गढ़वाली की बात नहीं, मैं हिंदी थिएटर में मैं अभी पिछले कुछ महीने पहले जब भारती शर्मा को
संगीत नाट्य अकादमी का राष्ट्रपति का पुरस्कार मिला था। मैं उनसे उनसे बातचीत कर रहा था तो उन्होंने कहा कि हिंदी थिएटर की भी यही स्थिति है कि टिकट बेच करके नाटक दिखाना एक अपने आप में बहुत बड़ी जी। समस्या है। तो लोगों में ये मतलब ये इंटरेस्ट रुचि पैदा करनी होगी। मैंने देखा विदेशों में नाटक हाउसफुल रहते हैं और लोग टिकट लेकर के देखते हैं और बहुत अच्छा मतलब वो ये लगाइए कि शेक्सपियर तो इतने कई सौ साल पहले हुए थे। तब से जो परंपरा नाटक देखने की विदेशों में खासतौर पर यूरोप में हुई वो अभी तक चली आ रही है और जी। हम वहाँ तक नहीं पहुँचे। ये बड़ा वो है। लोग एक फिल्म देखने के लिए किसी थिएटर में 500 से 1000 रुपये एक व्यक्ति खर्च कर देता है। साथ में वो पॉपकॉर्न्स भी खाएगा, ये भी करेगा, तो 1-1.5 हज़ार, फिर वो टैक्सी से जाएगा, टैक्सी से आएगा, 2000 रुपये वो खर्च करेगा। जी। लेकिन थिएटर में वो 200 रुपये की टिकट लेकर के नहीं देखना चाहता है। तो ये जी, बिल्कुल। बहुत ही बड़ा मतलब सुरेश जी, दुर्भाग्य। अगर इस समय या इस वक्त की बात करें, आजकल का जो ये दौर है जब ओटीटी प्लेटफॉर्म है, स्मार्ट टीवीज है, लोगों के घर में टेलीविजन है, सिनेमा है, फिल्में हैं, तो आखिर लोग थिएटर क्यों चुने? और साथ ही ये जो थिएटर या रंगमंच की बात जो हम कर रहे हैं, इसको जिंदा कैसे रखा जाए? देखिए, दोनों माध्यम अलग है। पहली बात है कि मैंने आपको पहले भी बोला कि थिएटर आप अपनी आंखों के सामने जी, घटित हुए रीटेक देखते नहीं हो हैं। सकता उसमें। फिल्मों हाँ, में हम रीटेक कर सकते हैं, एडिटिंग होती है, उसके बाद आप हाँ, बदलाव कर हाँ, सकते हाँ, हैं, हाँ, गलतियां कम कर सकते हैं, लेकिन हाँ, थिएटर के जो कलाकार हैं उनको काफी रिफाइन एक तरह से होना पड़ता बिल्कुल, है बिल्कुल, कि बिल्कुल बिल्कुल। परफेक्ट शॉट दे सके। बिल्कुल, इसके बावजूद कभी भी थिएटर का प्रोडक्शन या हम्म। उसका जो मंचन है वो फ्लॉलेस नहीं हो सकता है। जी। कुछ ना कुछ कमियां हमेशा रह जाती हैं। कलाकार कहीं कहीं चूक जाते हैं, कहीं वो संवाद भूल जाते हैं, कहीं अपनी प्रॉपर्टी को साथ में नहीं लेके जाते हैं। तो ऐसी गलतियां होती हैं। इसीलिए प्रॉपर्टीज़ के साथ रिहर्सल बहुत ज़रूरी है। और दिल्ली में थिएटर एक तो बहुत महंगे हैं। जी। मतलब अब अगर आप सस्ते से सस्ता थिएटर एलटीजी करेंगे तो 45,000 आपको एक शो के लिए चाहिए और कमाने को करेंगे तो 1.25 लाख चाहिए। तो आप सोचिए कैसे थिएटर होगा। और जब तक ड्रेस रिहर्सल नहीं होगी तो पूरा पूरा उसके लाइट्स के साथ उसका मंच पर, क्योंकि जहाँ हम रिहर्सल करते हैं वो नॉर्मली छोटा स्पेस होता है, लेकिन मंच बड़ा होता है, उसमें कई लेयर्स होते हैं, उसमें साइक्लोरामा होता है, उसके उसके विंग्स होते हैं, अलग अलग एंट्रीज होती हैं, बहुत सारा। ये मैं प्रोसेनियम थिएटर की बात कर रहा हूँ। जी। तो जब हम बिना प्रॉपर रिहर्सल के एकदम से मंचन पर चले जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार समय कम होता है, थिएटर समय कम देते हैं, 2 बजे खोलेंगे, अगर 6 बजे का प्ले है तो वहाँ इतना टाइम तो 2 घंटे तो उसको लाइट्स को सेट करने में लग जाता है। तो इनकी तरफ से दिक्कतें हैं। और एक और दिक्कत जैसे मैं बताऊं कि हम लोग पहाड़ी गढ़वाली थिएटर दिल्ली में बहुत करते हैं। मंडी हाउस में सारे थिएटर हैं और वहाँ पुलिस जो है, जो थिएटर की प्रॉपर्टीज आती हैं, जैसे फर्नीचर आता है कहीं से हम लाएंगे, वो उसको अंदर नहीं जाने देते हैं। तो वो पुलिस वालों को या किसी को भी बिना पैसे दिए वो प्रॉपर्टीज को अंदर नहीं आने देते हैं। और ये दिल्ली के थिएटर करने जी, वालों की बिल्कुल। बहुत बड़ी सुरेश समस्या जी, है। जिस हाँ, तरह से आपने भी अभी बताया कि सुविधाओं का अभाव है, जिस वजह से जैसा आपने कहा विदेशों में जो थिएटर हैं वो हाउसफुल होते हैं, लेकिन यहाँ उसका परिचालन इतना नहीं है, लोग इतना थिएटर नहीं आ रहे हैं अब। तो ऐसे में सरकार क्या कर सकती है? सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए ताकि थिएटर जो है वो जिंदा रहे? और साथ ही मैं आखिरी सवाल ये भी पूछना चाहूंगी कि थिएटर को जो है सभी कलाओं में सबसे ज्यादा उच्चतम दर्जा दिया जाता है, कहा जाता है कि एक अलग कला है, उसमें हर चीज, जैसे आपने भी कहा, कॉम्पोजिट आता है उसमें। इसके बारे में भी कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले सरकार भी अकेले कुछ नहीं कर सकती है। सबसे बड़ा जो खराब बात है, भारतीय समाज की मैं बात कर रहा हूँ। भारतीय समाज में पढ़ने लिखने की आदत नहीं है। बहुत सारे घरों में आपको पुस्तकें नहीं मिलेंगी, बहुत सारे घरों में आपको समाचार पत्र नहीं मिलेंगे, किताबें नहीं मिलेंगी, पत्रिकाएं नहीं मिलेंगी, और सब लोग टीवी देखते हैं। तो ज्ञान, टीवी तो आपको इन्फॉर्मेशन देगा, सूचना देगा, वो ज्ञान नहीं देगा। ज्ञान तो आपको पुस्तकों से ही मिलेगा, अच्छी पुस्तकों से ही मिलेगा, और तभी आप में विजडम भी आएगी, तभी आप वाइज या बुद्धिमान भी बनेंगे। तो इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है। मैंने देखा कि दिल्ली मेट्रो में
शायद ही आपको कभी कोई लड़की लड़का या कोई बड़ी उम्र का आदमी कोई किताब पढ़ते हुए दिखाई देगा। जी। इसके ठीक उलट अगर आप यूरोप चले जाएं, अमेरिका या कहीं भी चले जाएं, मैंने लगभग सारी दुनिया देखी इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, वहाँ आपको मेट्रो में, चाहे आप जापान में हो, कोरिया में हो, कहीं भी हो, आपको लड़के लड़कियाँ गप्पे मारने के बजाय अपनी जी। अपनी किताब पढ़ते हुए दिखाई देंगे, अखबार पढ़ते हुए देखते हैं। जी, बिल्कुल सुरेश जी। वो लिटरेचर से एंगेज करते हैं। वो ऐसा नहीं कि किसी को देख रहे हैं, किसी को घूर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जी। हमको बदलनी होंगी और सरकार पर दबाव भी नहीं है उस तरह का। जी, अब बिल्कुल सुरेश जी। हाँ, सरकार जी। पर इस बात का दबाव नहीं है कि कला को कितनी मतलब प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब दिल्ली में देख लीजिए, जो रंग मंडलियाँ हैं ठीक है जिनको। सर, ठीक है सर, माफ़ी चाहूँगी, समय का थोड़ा जी, अभाव है। जी, जी, बहुत-बहुत जी। शुक्रिया, आपने अपना अनुभव हमारे साथ साझा हाँ, किया, हमारे साथ जुड़े, हमारे कार्यक्रम का हाँ। हिस्सा बने। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस चर्चा का हिस्सा बने।